ला के अपने मोहल्ले में बना लेते हैं। तो ये जितना भी बैकडोर से काम हुआ है वो पूरे हजरात को बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। अब हमारा सवाल ये है कि क्या हमें एसआईआर की मुखालिफत करना चाहिए? ज़रूर मुखालिफत करना चाहिए। एसआईआर के ख़िलाफ़ हम बात करना है, एसआईआर से बेजारगी हमें करना है, इसे रिजेक्ट करने का ऐलान करना है। लेकिन जब बीएलओ हमारे घर तक आ जाते हैं, हमारी गली को आ जाते हैं, हमारे साथ एन्यूमरेशन फॉर्म का प्रोसेस शुरू हो जाता है, उस वक्त में हम उनको कोऑपरेट करना भी ज़रूरी है। जो भी बीएलओस होते हैं उनको कहा जाता है बूथ लेवल के ऑफिसर्स। ये आंगनवाड़ी के टीचर्स हैं या दूसरे आपके आजू बाजू के छोटे मोटे स्कूल टीचर्स हैं, उनको इतने इतने घरों की वो जिम्मेदारी दी जाती है। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आपके घर को नहीं आते, किसी भी घर में जो उनको रिस्पेक्ट मिलता है वहाँ पे बैठकर आजू बाजू के घरों के बारे में वो पूछते हैं। जब आपके आजू बाजू के रिश्तेदारी नहीं है, दुश्मनी है, पड़ोस के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन उधर नहीं पहुँचता। अगर आप 2-4 दिन से नज़र नहीं आते तो वो पर्पसली बताएंगे कि 1 महीने से नहीं है, 15 दिन से नहीं है। अगर इस तरीके से बताएंगे तो वहाँ पर डाउटफुल बोल के लिख देंगे। और बीएलओ जब एक मरतबा आके फॉर्म दे के चले गए और दूसरी मरतबा आके फॉर्म ले के चले गए तो फिर तीसरी मरतबा वो नहीं आएंगे। तीसरी मरतबा आपको डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा। अब आप बताओ डीसी ऑफिस कहाँ है, कितने लोगों को मालूम है? आपके घर से डीसी ऑफिस को ऑटो के लिए कितना खर्चा होगा? और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो क्या डीसी आपको उतना जल्दी टाइम दे देगा? कितनी मरतबा आपको फिरना पड़ेगा? अगर वहाँ क्लर्क्स अच्छी नीयत के लिए हैं तो आपको डाउटफुल देखेंगे, उतना जल्दी कोऑपरेट नहीं करेंगे। और आप 2-4 मरतबा घूमने के बाद बेजार होके वो डॉक्यूमेंट की अहमियत ही आपके पास ख़त्म हो जाएगी। आप समझेंगे कि 1 मरतबा 2 मरतबा हमारी ज़िंदगी में वोट नहीं दिए तो क्या है, हम वोट नहीं देंगे लेकिन आराम से घर में रहेंगे। लेकिन आपको मालूम होना है जिस तरीके से मैपिंग का काम 2002 के ज़रिए से किया जा रहा है वोटर लिस्ट से, आइंदा दिनों में कौन से डॉक्यूमेंट के ज़रिए से क्या क्या मैपिंग करेंगे, किस तरीके से परेशानियां खड़े करेंगे, ये सब आपको मालूम है। और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका ऐसा है कि वो सोशल मीडिया में या यूट्यूब में आने वाले ईजी प्रोसीजर को समझकर वो बहुत उसको ईजी ले लेता है। यहाँ पर मामला ये है कि प्रोसेस बहुत ईजी है लेकिन दुश्मन इसका फ़ायदा उठा सकता है। जो काउंसलर आपके मोहल्ले में है और आपका वोट उसको नहीं मिल रहा है तो वो पूरी कोशिश करेगा बीएलओ के ज़रिए से कि आपको डाउटफुल बना दिया जाए, आपको परेशान किया जाए। तो इस किस्म के पॉलिटिकल माइंडसेट के ज़रिए से ये एसआईआर का मामला ख़राब हो सकता है। अब तक तकरीबन 12 स्टेट्स के अंदर ये एसआईआर चला है। बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर 70 लाख 60 लाख इतने लोगों को डी वोटर बना दिया गया है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में सीएम है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 45,000 मुसलमानों को डी वोटर बनाया गया है। और जब ये मामला एनआरसी से जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर आपको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। डिटेंशन सेंटर किसको कहते हैं? वहाँ पर गवर्नमेंट का खाना आएगा, पीने का पानी आएगा, बैठने के लिए आपको चेयर दी जाएगी, सोने के लिए आपको बेड दिया जाएगा, वॉशरूम को जाने के लिए आपको एक रूम दी जाएगी। उससे ज़्यादा आपको सहूलत नहीं होगी। आपको घुसपैठी जैसा, गैर मुल्की जैसा, आप किराएदार हैं इस तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट होगा। तो इसलिए हमारे समाज की ये जिम्मेदारी है, जब भी ऐसे हालात आते हैं, ऐसे हालात में हमें डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि हिम्मत के साथ उसको फेस करने की जद्दोजहद करना है, उसकी ट्रेनिंग लेना है। अब हमारे फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मोहल्लों में बहुत से पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़कियां हैं, उनकी जिम्मेदारी अब ज़्यादा है। वो अपना भी करेक्शन करें, अपने अम्मी अब्बा चाचा चाची का भी करेक्शन करें, अपने क्लासमेट्स और रूममेट्स का भी क्लियर करें। धीरे धीरे एक एक गली की, 2-2 गली की भी जिम्मेदारी लें। ये पूरा बोझ सबसे ज़्यादा जो आएगा वो बुज़ुर्ग हजरात के ऊपर आएगा। बुज़ुर्ग हजरात का वोटर लिस्ट पहले कहाँ था,
उसके बाद तब्दीली की वजह से कहाँ आया, उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, उनका जो अग्रीमेंट कहाँ है, ऐसे पेपर्स की वजह से उनकी तवज्जो उतनी नहीं रहेगी। ये जो नया जनरेशन है वो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स की तरफ तवज्जो दे सकता है, लेकिन ये पढ़े लिखे तबके की जिम्मेदारी है कि उनको सपोर्ट करें। उसके साथ साथ ये जो माइग्रेंट्स होते हैं, मजदूर तबका होता है, ये सुबह को 8 बजे काम को चले जाता है, शाम के 8 बजे घर को आता है। 2 मरतबा 3 मरतबा अगर BLO को वो नहीं मिला तो उसको डाउटफुल में डाल दिया जाता है। वो मजदूर तबका 1 मरतबा DC ऑफिस के पास जाने के लिए 2-3 मरतबा छुट्टी लेना पड़ेगा। कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि 2-3 मरतबा छुट्टी लेने की वजह से उसको मजदूरी से ही निकाल दिया जाता है, उसका जॉब ही चला जाता है। तो ये तमाम परेशानियां आने की, और यहाँ पर एक का अलग अलग मामला है। सिर्फ फैमिली का एक वोट अगर क्लियर हो गया तो सबका क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक को अलग अलग तरीके से आपको करना है। 1987 1 जुलाई, उससे पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो सिर्फ आपको अपना अकेले का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ साबित करना पड़ेगा। लेकिन आप 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए, लेकिन 2 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए, तो आपको अपना भी देना पड़ेगा, अपने अम्मी का या अब्बा का, 2 में से एक का देना पड़ेगा। अगर आप 2004 2 दिसंबर के बाद पैदा हुए हैं तो आपको 3 चीज़ें देना पड़ेगा, एक आपका भी, दूसरा आपके अम्मी का भी, तीसरा आपके अब्बा का भी। ये तमाम चीज़ों के अलावा 2002 की वोटर लिस्ट में अगर आपकी वोटर लिस्ट मैप हो रही है, मैचिंग हो रही है, तो ये तमाम चीज़ों की कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि 2002 की वोटर लिस्ट को लेकर आप अपना वोटर लिस्ट को मैपिंग करने का काम शुरू करें। BLO आने से पहले पहले अगर पढ़ा लिखा तबका, मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात और मुख्तलिफ पार्टियों के वर्कर्स, स्पेशली SDPI के नौजवान अगर काम करेंगे तो मोहल्लों में, गलियों में इसकी एक बेदारी आ सकती है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि सर्वे का काम शुरू भी हो गया, BLO आके चला भी गया, और फिर उसके ऊपर नोटिस भी इश्यू हुई, लेकिन नोटिस भी उसको नहीं पहुंची है। ऐसे भी हालात हमारी कम्युनिटी में देखने को मिलते हैं। जिस जगह बाजू बाजू घर हैं उनके पास तो ये मामला बहुत आसानी से हल हो सकता है, लेकिन जिनके घर रिमोट एरियाज में हैं और जो किसी एक घर में 3-4 फैमिलीज रहते हैं, वहाँ पर ये परेशानियाँ ज़्यादा हैं। अब सवाल ये है कि ये सब्जेक्ट क्यों हमारे साथ लाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपना एक जिम्मेदारी अदा करती थी, लेकिन 2014 से जब से ये फैसिस्ट गवर्नमेंट आई है, तब से ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, होम मिनिस्टर के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं। इनको बार बार जाफरानी बना दिया गया है। मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ ये जो वॉलंटियर्स हैं, ये जो BLOs हैं, उनके दिमागों को ख़राब किया गया है। वो हमारा एक एक वोट को निकालने के लिए, डाउटफुल बनाने के लिए जो भी मेहनत करेंगे उसको वो सवाब समझते हैं, उसके लिए उनको मोटिवेशंस मिलते हैं, उसके लिए उनको इंकरेजमेंट मिलता है। तो ऐसे वक्त में हम बहुत ही चालाकी के साथ ये प्रोसेस से हमें आगे बढ़ना है। बहुत से हजरात ऐसे भी हैं कि उनको इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, वोटर लिस्ट में इंटरेस्ट नहीं है। ये मामला इंटरेस्ट का नहीं है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स का मामला है। आपकी सिटीज़नशिप भी, आप इस मुल्क के शहरी हैं, ये साबित करता है आपकी वोटर लिस्ट। और अगर आपकी वोटर लिस्ट में नाम है तो आप सरकार के रेडार में आते हैं, सहूलतें और फैसिलिटीज़ को आप ले सकते हैं। अगर आप काउंट में ही नहीं आएंगे और उनके अंडर के डॉक्यूमेंटेशन में ही नहीं आएंगे तो आपको मजाक बना दिया जाएगा, पुलिस भी आपको सताएगी, मीडिया भी आपको सताएगा, और हर चलता फिरता आदमी आपको शक की निगाह से देखेगा। जिस तरीके से एक ट्रेन का सफ़र हो रहा है और एक TT आके आपको पूछ सकता है कि टिकट किधर है, वहाँ तक तो बात सही है, लेकिन पानी बेचने वाला, कड़लकाई बेचने वाला, कंकड़ी बेचने वाला, हर आदमी अगर आपसे आके पूछे तो आपका किस तरीके से मजाक होगा, कितना ह्यूमिलिएशन आपको होगा। तो इसलिए ये जो SIR का दौर चल रहा है, बहुत ही संजीदगी के साथ ज़िम्मेदार हजरात को आगे बढ़ाना है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका भी
और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी, बिजनेसमैन भी, औरतें भी, लड़कियां भी SAR के ताल्लुक़ से वाकिफ़ नहीं हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसे कुछ हालात हमारे साथ आ रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रहा है कि हमारी कौम पॉलिटिक्स से और सियासी शऊर से बहुत ज़्यादा दूर है। हमारा जो दीनदार तबका है, किसी न किसी जमात से उनका ताल्लुक़ है, किसी न किसी मसलक से उनका ताल्लुक़ है, वो अपने आप को सियासत से दूर रहना चाहते हैं। मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात मस्जिद के बारे में तो बहुत सोचेंगे, मुसल्लियों के बारे में वो नहीं सोचते। बहुत सा हमारा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, ये भी अपने आप को ये समझते हैं कि वी आर नॉट पॉलिटिकल। नॉन पॉलिटिकल का ये जो लफ्ज़ है ये इतना ख़तरनाक है कि पूरे हिंदुस्तान में जानवरों के अलावा तमाम लोग पॉलिटिकल हैं। हम लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है हमारी स्काफ में भी इंटरेस्ट लेती है, हमारी अजान में भी इंटरेस्ट लेती है, हमारी टोपी और दाढ़ी में भी वो इंटरेस्ट लेती है। तो इसलिए सियासत में हिस्सा लेना, सियासी बेदारी हासिल करना और पार्लियामेंट से, विधानसभा से आने वाले जितने भी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के क़वानीन हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। वो स्मार्टफोन और इंटरनेट गेम्स खेलने के लिए नहीं है, चिट चैट करने के लिए नहीं है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ एंजॉय करने के लिए नहीं है, वो मुल्क को समझने के लिए, मुल्क के हालात को समझने के लिए और एक दूसरे के खानदान को सपोर्ट करने के लिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन 20 रियासतों में, हर रियासत के हर असम्बली में, हर डिस्ट्रिक्ट में इस किस्म के प्रोग्राम्स रख के हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज इस ताल्लुक़ से बेदार हो और अपने डॉक्यूमेंटेशन को सही करे। NRC का जब मामला आया था उस वक्त में पूरे लोग पेपर्स को ज़ेरॉक्स करने में, डॉक्यूमेंटेशन बनाने में लगे हुए थे, लेकिन SDPI ने उस वक्त में ऐलान किया था कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ नहीं बनाएंगे। ऐसा तो हमने नहीं बोला था, कागज़ बनाएंगे लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे। इसलिए नहीं दिखाएंगे कि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। आपको 10 डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो फिर भी आप 11वां डॉक्यूमेंट आप डिमांड करेंगे, इसलिए हम कागज़ ही नहीं दिखाएंगे। वो फैसला इतना मजबूत था कि सरकार को वापस जाना पड़ा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कोविड का सीज़न आया। कोविड के सीज़न में कोई भी मैयत को हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं था, उसे जाकर एक इयादत करने के लिए भी तैयार नहीं था। उस वक्त में JCP के ज़रिए से एक एक गड्ढे में 30-30, 40-40 मैयतें डाली जा रही थी। उस वक्त में SDPI के हजरात ने, SDPI के वॉलंटियर्स ने वो मैयतों को हाथ में लिया, उनको तयम्मुम दिया, उनको उसूल दिया, उनकी तकफीन का इंतज़ाम किया। यहाँ तक के गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को उनके रस्म व रिवाज के तहत हमने दफनाने का, जलाने का, जो भी उनका कल्चर है वो किया। सरकार हमारे ताबे हो गई थी और जो मीडिया हमारे ख़िलाफ़ बात करता था वो भी हमारे फेवर में बात करने में लग गया था। इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले चैलेंजेस को देख के भागना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत के साथ स्टडी करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमें आगे जाना है। हमारी मस्जिद के जो भी जुमा के खुतबात होते हैं या नमाज के बाद 5 मिनट मस्जिदों में जमा करके और कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को अवेयर करके और जो भी NGOs हैं वो एक प्लेटफॉर्म में आकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके और लड़कियां जो पर्दे में रहती हैं वो अपने पर्दे वाले औरतों के साथ बैठ के उनका एक डॉक्यूमेंटेशन, ये तमाम चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे, हालात सर से ऊपर तक पानी आ जाने के बाद हम वावेला मचाएंगे तो खुदा की कुदरत भी हमें उस वक्त में साथ नहीं देती। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर रियासत में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके ये बात को समझाने की कोशिश कर रही है। असल में ये जो भी काम है ये हमारे MLAs, MPs, काउंसलर्स, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये तमाम चीज़ों को अवाम तक समझाएं और उनके मसले को हल करके दें। एक कंप्यूटर डालें, एक टेबल डालें और आइंदा आने वाले हालात के ताल्लुक़ से बेदार करें। ये मामला उनका था। लेकिन हमारे इलेक्शंस कैसे होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट होते हैं, 10 लाख रुपये खर्च करते हैं, 20 लाख की उनको फ़िक्र होती है। एक मरतबा जीते हैं तो दूसरे टर्म की उनको फ़िक्र रहती है। तो सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के माहौल में हमारा पूरा समाज ग़ुलाम बनता जा रहा है और जब हमारे ऊपर हालात आते हैं तो उस वक्त में कोई भी साथ नहीं आता। आपको मालूम होना है 2B रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से कितना बड़ा मामला है। ये आइंदा जो सरकार है ये बताई थी कि
कि पहले कैबिनेट में ही हम 2B रिजर्वेशन दे देंगे। तकरीबन अब तक 70-80 कैबिनेट मीटिंग्स हो गए, अभी तक वो 2B रिजर्वेशन का मामला हल नहीं हुआ, अभी तक स्टाफ का मामला हल नहीं हुआ। 10,000 करोड़ रुपीस जो बजट में हमें देना चाहिए था उसका मामला हल नहीं हुआ। अभी पुराने मसाइल बाकी के बाकी हैं, नए नए मसाइल हमारे पास शुरू हो रहे हैं। कोई यहाँ पर सेक्युलर नहीं है, कोई कम्युनल नहीं है। यहाँ पर सेक्युलर कौन बनते हैं? मुसलमानों के वोट चाहिए तो सेक्युलर बन जाते हैं, बिरयानी खाने के लिए और टोपी डाल के सुरमा लगा के खजूर लेके ईदगाह को आ जाते हैं। अगर मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, उसके बगैर भी वो जीत सकते हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, टोपी और स्कार्फ के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ये पूरी कुर्सी की लड़ाई है। और हमारे बड़े बड़े उलमा कराम, हमारी बड़ी बड़ी जमातें ये 4 साल 5 साल तक समाज को सियासी तौर पर खुद मुख्तार बनाने का कोई माहौल नहीं बनाते। सिर्फ इलेक्शन के करीब में 1 महीना 2 महीना रहता है, उस वक्त में आके ये बड़ा चोर है, ये छोटा चोर है, उसे हराने के लिए इसे दे दो, इसे हराने के लिए उसे दे दो। उसको जिता के क्या फ़ायदा, इसको हरा के क्या फ़ायदा। हम जब तक अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने वोटों को इकट्ठा नहीं करेंगे, और अगर उनको ही जिताना है तो पूरे वोट इकट्ठा करके कुछ डिमांड्स रख के, कुछ मुतालिबात रख के उनको ही जिताइए, अलग बात है। लेकिन हर 5 साल में 2-4 तो हमारे मुतालिबात पूरे होना चाहिए। यहाँ पर पूरे वोट दस्तरखान की तरह लेके जाके झटक के आ जाते हैं, बाद में अकेले अकेले में जाके अपने अपने पर्सनल जितने भी फाइल से वो पूरे क्लियर हो जाते। उनकी निगाह में सिर्फ 10-15 लीडर्स ही सीएम की निगाह में, रूलिंग पार्ट की निगाह में है। बचत का जो ये झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब है, स्लम में रहने वाला मुसलमान है और ये मजदूर है, इनके बारे में कोई उनकी तवज्जो नहीं है। और गरीबों के बारे में कहा जाता है कि ये 500 रुपये लेकर 2000 रुपये लेकर वोट दिए हैं, ऐसा नहीं है। गरीब भी खुद मुख्तार है, वो 2500 के लिए वोट नहीं देता, ये बड़े बड़े जिम्मेदारों और कायदीन की बात सुन के वोट देता है। वोट देने के तक तो उसकी अहमियत रहती है। जिस तरीके से चाय की होटलों में आप यूज एंड थ्रो के कुछ गिलास रहते हैं, वो गिलास की बहुत इज्जत है। कब तक इज्जत है, कब तक उसको ऊपर रखा जाता है? जब तक कि उस पर चाय नहीं डाल दी जाती। जब एक मरतबा चाय डाल दी जाती है तो फिर वो गिलास की इज्जत चले जाती है, वो फौरन डस्टबिन के लायक हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे वोटर्स की हैसियत है। 3-4 महीने पहले ये वोटर्स को बहुत ज़्यादा लुभाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंकरेजमेंट होता है, और मस्जिदें मदरसे पूरे पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल हो जाती। वहाँ पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जाता, बहुत ही मक्कारी के साथ, हिम्मत के साथ वो ये कहते हैं कि इसको हराने के लिए आप जीतने वाले को जिताओ। जब जीतने वाले को ही आप जिता रहे हैं तो कौन सा कमाल आप कर रहे हैं? आप पहले 10,000 वोट लेंगे, फिर और 5 साल के बाद आप 25,000 वोट लेंगे, और 5-10 साल के बाद आप 30-40-50,000 वोट लेंगे। इस तरीके से आपकी ग्रोथ होना चाहिए, उसे नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। और हमारा वोट सिर्फ मुसलमानों के ऊपर डिपेंड नहीं होता, हम जो है दलित वोटों के ऊपर, क्रिश्चियन वोटों के ऊपर भी हमें मुतवज्जा होना है। आपको मालूम होना है कोविड के सीज़न में पूरे लोग हमारे ऊपर डिपेंड थे। जिस तरीके से फ्लड आता है उस वक्त में हमने हमारी सर्विस दी है। जब हम उनकी भूख के वक्त में काम आएंगे, उनकी खर्चदारी के वक्त में काम आएंगे, जब वो बीमार है उस वक्त में हम उनको साथ देंगे, तो मजहब से ऊपर उठकर वो हमारे साथ रहेंगे। यही हमारे समाज की अहमियत है। इस्लाम जो मजहब है वो पड़ोसियों के बारे में क्या बताता है? इधर के, उधर के, सामने के, पीछे के जो भी पड़ोसी हैं, वहाँ पर कहीं भी ये नहीं बताया गया कि अगर सिर्फ मुसलमान हैं तो आप उनकी फिक्र करना, ऐसी बात नहीं है। वो कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अगर वो भूखा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, अगर वो नंगा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और हमारे मामलात कैसे हैं, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो पूरा ख़ानदान, पूरा कबीला, पूरा मोहल्ला मिलके उसके घर को चला जाता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में सिसक रहा था, जब वो एक एक दवाई के लिए तड़प रहा था, उस वक्त में कोई भी उसे सलाम करने तक नहीं जाता। तो ये हालतें हमारी। तो इसलिए समाज को मजबूत करने के लिए बड़ी ही हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत से लोग ये मामलात को लेकर डरा देते हैं, ऐसा है वैसा है बोलकर। डरना नहीं है, मुसलमान डरता नहीं है, लेकिन कंफ्यूज बहुत जल्द हो जाता है। अगर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, डरेंगे भी नहीं, और एडवांस में अगर हमारा काम शुरू करेंगे, प्रोसीजर शुरू करेंगे, तो एक तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो जाएगा,
दूसरा, इस नॉलेज के साथ वॉलंटियर्स के साथ अगर बैठकर हम BLO को फेस करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हमारा डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव हो सकता है। और हमारा काम सिर्फ 2002 की और 2025 की मैपिंग करा देना मकसद नहीं है। उसके बाद वोटर लिस्ट को स्टडी करके आइंदा आने वाले इलेक्शंस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होना चाहिए या जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे क्या फ़ायदा उठाना चाहिए। इस होन्नावर के इलाके में म्यूनसिपाल्टी का, पटना पंचायत का बजट कितना है, CM के फंड से यहाँ पर कितना आया है, MLA के फंड से कितना आया है, MP के फंड से कितना आया है, माइनॉरिटी बजट से कितना आया है, इसके बारे में एक एक को जानकारी होना ज़रूरी है। जो भी टार रोड पड़ रहे हैं वो टार रोड आपकी गली में क्यों नहीं पड़ा, पाक पानी का पाइपलाइन आपकी गली में कैसा है, बाजू की गली में कैसा है, आपके मोहल्ले में पार्क क्यों नहीं है, आपकी जगह स्कूलों का इंतज़ाम क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। अभी मैं एक स्कूल को, यहाँ बाजू की स्कूल को जाके आया, हमारी स्कूल को और ये स्कूल्स को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे यहाँ फ़ंड आया है बेंचेस के लिए, हमारे यहाँ फ़ंड आया है इस्तंजा खाने के लिए, हमारे यहाँ फ़ंड आया है पानी पीने के लिए, लेकिन उतना फ़ंड यहाँ पर नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया, उसके लिए सवाल करना, उसके लिए बात करना और वो बच्चों को सही तालीम का इंतज़ाम करना, ये सब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर अगर पॉपुलेशन इतना है तो इतने पॉपुलेशन के हिसाब से इतने बेड का हॉस्पिटल चाहिए, और इतने बच्चे यहाँ पर पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए जॉब का इंतज़ाम चाहिए। ये तमाम चीज़ें सवाल करने की हैं, और जो समाज सवाल नहीं करता वो समाज बुज़दिल हो जाता है, और बुज़दिल समाज जिंदा लाश है, उससे ये मुल्क को फ़ायदा है ना समाज को फ़ायदा है। तो इसलिए आइंदा दिनों में किसी भी पार्टी पर भरोसा करके, किसी लीडर पर भरोसा करके हम खामोश रह जाएंगे तो नहीं होता। कर्नाटका में बहुत से लोग सिद्धरामैया पर भरोसा करके तकरीबन 2.5 साल हो गया, अब फिर फौरन DK शिवकुमार का दौर शुरू होगा। एक टीम का टाइम ख़त्म होता है, दूसरी टीम आती है। ये क्रिकेट टीम की तरह वही लोग उसी मैच में खेलेंगे और हम खाली स्पेक्टेटर्स की तरह स्टेडियम में बैठेंगे, आउट हो गया तो रोएंगे और छक्का मार दिया तो हंसी मजाक करेंगे, ताली बजाएंगे। ये फल्ली खा के टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। हम भी ट्रेनिंग लेकर टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना है, हमारे इलेक्शंस में हम हिस्सादारी लेना है। एक मरतबा हारेंगे, 2 मरतबा हारेंगे, ये हारने की बुनियाद पर इलेक्शन के स्ट्रैटेजीज समझ में आते हैं, और सिर्फ हम हैंडबिल देने वाले, जय जय पुकारने वाले, फ्लेक्स देने वाले कूली का काम नहीं करना है। हम भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना है। और जिस तरीके से हम कुरान को, हदीस को मजबूतागी से पकड़े हैं, उसी तरीके से मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स को और इलेक्शन कोड को हमें सीखना है। अगर ये चीज़ें सीखे बगैर 60 साल हो गए, 70 साल हो गए बोले तो आइंदा आने वाली नस्ल अंधेरे में पैदा होगी, और जो लोग अंधेरे में पैदा होते हैं वो हैंडीकैप होते हैं, और समाज में हैंडीकैप की कोई इज्जत नहीं होती। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इलाके के जितने भी मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदार हजरात हैं, नौजवान हैं, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, ये तमाम लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सोशल सर्विस में, पॉलिटिकल सर्विस में सामने आएँ, डॉक्यूमेंटेशन को सही करें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, जो भी उनके पास स्किल सेट है उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। SDPI भी ये कोशिश कर रहा है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारी हम संभालें, किसी और पर भरोसा करके हमारा वक्त ज़ाया ना करें। आइंदा आने वाले हालात और कठिन होंगे। हम तो बहुत सेक्युलर मुल्क में थे, लेकिन आइंदा आने वाला मुल्क हिंदुत्व का मुल्क है, हिंदू राष्ट्र का मुल्क है। वहाँ पर स्कूलों में भी हमारे साथ अच्छा इंसाफ नहीं होगा, और कोर्टों के अंदर से भी इंसाफ नहीं आएगा, फैसले आएंगे। हमें एक उम्मीद थी कि कोर्ट से कम हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन आज सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कोर्टों से हो रही है। हमें बेल नहीं मिलता, और इंसाफ जो होता है वो इंसाफ नहीं बल्कि फ़ैसले की बुनियाद पर, बंदर की कहानी की बुनियाद पर, या आस्था की बुनियाद पर, या मेजॉरिटी की बुनियाद पर, या माइंडसेट की बुनियाद पर फैसले आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में अगर हम गली वाले, मोहल्ला वाले और फिर अपने अपने ख़ानदान वाले एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे तो कौन हमारा हाथ थाम सकता है। तो इसलिए खुदा की आदत अलग है, खुदा की कुदरत अलग है। खुदा की आदत ये है कि पानी के साथ ही प्यास को बुझाता है। अगर ये इतनी बड़ी मंजिल को यहाँ पर खड़ा करना है तो खुदा की आदत ये है कि पिल्लर और बीम का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। लेकिन खुदा की कुदरत अलग चीज़ है कि वो आसमान को बग़ैर पिल्लर के खड़ाता है।
बग़ैर माँ बाप के बच्चे को पैदा कर सकता है वो तो अल्लाह ताला की कुदरत है, लेकिन माँ बाप के साथ ही बच्चे को पैदा करता है वो उसकी आदत है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी आजमाइश हमारे ऊपर है कि हम ऐसे ही 2 रोटी के लिए 70 साल नहीं गुजार देना है और 2 बच्चों की परवरिश के लिए हमारे 70 साल नहीं चले जाना है। ये तो एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है और जंगल से 2 दाने लाकर उसके मुंह में डाल के बच्चों की परवरिश करती है, लेकिन हम हैं कि ना हमारे बच्चों की सही तालीम के बारे में हम सोचते हैं, ना हमारी तरबियत का कोई इंतज़ाम है। ये एक बच्ची की शादी करने के लिए घर को सेल किया जाता है, खर्चदार हो जाता है, पापड़ बन जाता है। ऐसे समाज में दूसरों के बारे में सोचने का मिजाज कहाँ से पैदा होगा। इसलिए सादा ज़िंदगी गुजारेंगे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये पूरे मेकानिज़म का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि SDPI के मैसेज को आपने सुना, अपने ख़ानदानों में, अपने कबीले में भी आप ये मैसेज को फैलाएं और SDPI का साथ दें। शुक्रिया।